चलें फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इस वीक का होम टास्क था, उसके अंदर जो उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट ए में हमारा सिंपल था, इंसर्शन करनी थी हमने, और पार्ट टू में इंसर्शन और डिलीशन दोनों, जिसका सोल्यूशन हमने लास्ट जो डिस्कशन क्लास थी उसमें देख लिया था। अब इस वीक जो हमारा टॉपिक है वो है डायनामिक रेस पे। तो उसकी बेस के ऊपर जो होम टास्क आपको अलॉट किया गया था, होम टास्क थी, उसके अंदर आपने जो होम टास्क टू था कंप्लीट, उसको आपने डायनामिकली करना था। मतलब कि उसमें स्टैटिक एरिया पहले आपने यूज की थी होम टास्क टू में, और होम टास्क थ्री के अंदर हम डायनामिक एरिया को यूज करेंगे, यूज करते हुए वो सारे टास्क दोबारा करेंगे। अच्छा, किसी को कोई आपने होम टास्क थ्री किया है तो आपको कोई मसले मसाइल पेश आए हो करते हुए उस होम टास्क को? एनीवन? जी सर, उसके पॉइंटर बनाने में और उसका जो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। वो ये जो बेसिक सिंटेक्स जो आपको है उसके अंदर मसला है आपको बेसिकली। जी सर, और फिर जब कॉल करवाना होता है फंक्शन को, उसमें भी प्रॉब्लम आती है जब उसको हम मेन में जाके कॉल ठीक है। करते हैं, सॉरी मेन्यू में। ठीक है, चलें वो आज आपका कोशिश करेंगे क्लियर हो जाए। और आपको मेरे ख्याल में उसमें चैट में मैंने मैसेज भी किया था सबको कि अपनी प्रोग्रेस वगैरह शेयर करें, कोई मसले मसाइल है तो डिस्कस किया करें। मतलब अब तो यानी कि सबमिशन हो गई है ना, तो आपको उसी दिन कांटेक्ट कर लेना चाहिए था। अब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, एक एक मैं ना आज डीबग करूंगा पूरे कोड को, लाइन बाय लाइन। आपको फ्लो भी पता लगेगा, और आपको पता भी लगेगा कि कोड चल कैसे रहा। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे हमने बनाया क्या। ये मेरा मेन का फंक्शन है, उसमें मैंने अपने एक प्रोग्राम का लोगो बनाया। वो लोगो मैं दिखा देता हूँ, वो सिंपल ये है। ये छोटा सा फंक्शन है एक, वो मेरे प्रोग्राम का लोगो बताता। नेक्स्ट मेरे पास है मेन्यू, जो ये रहा मेरा मेन्यू। मेन्यू में आते हैं। मेन्यू के अंदर मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, और उसको मैंने नल पीटीआर दे दिया। अब ये नल पीटीआर क्या चीज है? ये जो मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं ना, उसके जीरो को पॉइंटर लगा देता है इसको, अरे को। यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं, नल ये भी लिख सकते हैं, ये भी चीज बिल्कुल सही है। ये और ये बिल्कुल सेम होते हैं। तो आगे आते हैं, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं सेम लास्ट टाइम की तरह के। एक मेरे पास साइज है, जो कि मुझे बताएगा कि टोटल साइज कितना है मेरी रे का, और एक मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक इनपुट लेनी थी, तो मैंने इनपुट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। फिर मेरे मेन्यू के लिए मैंने चॉइस लेनी थी। अब मैं करता क्या हूँ मेन्यू के लिए, अब मैंने मेन्यू देखना है मेरे पास। वो 10 आ जाए, 10 पे मैंने एग्जिट करना है बेसिकली। तो मैं इस पे वाइल लूप भी लगा सकता था। इसके ऊपर मैं कोई भी लूप लगा लो, वो हर लूप पे चल जाएगी। सिर्फ कंडीशनिंग के ऊपर ना मसले आते हैं। डू वाइल इसलिए इजी रहती है क्योंकि इस पे सिंपल एक कंडीशन ट्रू ही लगाओ, और जिस कंडीशन पे ब्रेक करवाना है अंदर कंडीशन लगा के ब्रेक कर दो। इसलिए ये कदर आसान है और समझ भी आ जाती है। सबसे पहले मेरा ये पूरा मेन्यू है। मैं सिंपल इनपुट लेता हूँ चॉइस के ऊपर, जो मेरा ऊपर वेरिएबल बना हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर अब मैं इफ एल्स भी यूज कर सकता था। मुझे अच्छा लगा कि मैंने स्विच स्टेटमेंट यूज करनी है, मैं मुझे ये अच्छा लगता तो मैंने ये इसको यूज कर लिया। एक और इम्प्लीमेंटेशन भी थी एक्सप्रेशन वाली, उसमें आप देखेंगे इफ एल्स यूज हुआ हुआ है। वो भी उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो मैंने चेक किया जी, मैंने स्विचेस लगाए जी चॉइस के ऊपर। केस वन देखा मैंने, अगर तो चॉइस का केस वन होगा तो वो इसके अंदर आएगा। अंदर आने के बाद मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया हुआ इज एम्प्टी का। ये एक बच्चे का घर में मैसेज भी आया था मुझे कि इज एम्प्टी, यानी कि क्या चीज है ये। इसके नाम से पता लग रहा है इज एम्प्टी का मतलब है मैं जो चीज इसको भेजूंगा ना वो बताएगा कि वो चीज एम्प्टी है कि नहीं है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी इसके अंदर तो हमारा सिंपल स्टैटिक था ना, तो मैंने सिंपल साइज को चेक किया। अगर साइज जीरो होगा तो इसका मतलब है कि हमारी अरे एम्प्टी है, और वो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। एल्स में वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये चेक किया, अगर तो वो एम्प्टी है
तब अरे डिक्लेयर करे, मतलब न्यू अरे जो मैंने बनानी है तब बनाए, वरना नहीं। अब मैं आपको ये फंक्शन दिखाता हूँ क्रिएट अरे का। इसके अंदर एक पॉइंटर को जो आप रिटर्न करते हैं ना, तो वो उस पॉइंटर के अंदर वो जिस जो पॉइंटर होता है ना, उसकी अपनी मेमोरी जिसमें वो एड्रेस स्टोर कर रहा है वो स्टैक के अंदर बनता है। और जो जो एड्रेस जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होता है ना, वो मेमोरी ब्लॉक हीप के अंदर बनता है। अब इधर हुआ कुछ यूं है, ऊपर से मैंने एक सिंपल एक पॉइंटर भेजा ना, उसको पता था उस वो सिंपल नल को पॉइंट कर रहा था। अब अंदर आया वो, उसने यूजर से साइज पूछा और मैंने रन टाइम के ऊपर उतने ही साइज की ये रेट क्लियर कर ली। ठीक है। नेक्स्ट अब इस ये अरे जो है ना, अरे का पॉइंटर, अब इसको मैंने बाय रेफरेंस भी कर सकता था, रेफरेंस लगा दूं तब भी चलेगा यहाँ पर इस तरह, सॉरी, इस तरह ये बाय रेफरेंस भी चलेगा। मैंने सिंपल इसको रिटर्न करने के लिए रिटर्न टाइप में ना, आप आपके पास एक पॉइंटर, पॉइंटर को आपने रिटर्न करना है, तो रिटर्न टाइप इंटीजर होगी। और अगर पॉइंटर कर रहे हैं तो स्टार स्टैटिक लगा देंगे। ये बेसिकली बताता है, डिफरेंस बताता है आपको कि एक इंटीजर वेरिएबल में और एक इंटीजर के पॉइंटर में। पॉइंटर रिटर्न करना है तो सिंपल एक स्टैटिक लगा देंगे इंटीजर के साथ, वरना फिर आप अगर स्टैटिक नहीं लगाते तो यहाँ पर एक इंटीजर टाइप रिटर्न होगा सिर्फ। अब यहाँ पर क्या था, मेरे पास इंटीजर की अरे ऊपर से आई, मैंने साइज लिया, क्रिएट किया और अरे को रिटर्न किया। अब जो रिटर्न टाइप है फंक्शन की और जो चीज आप रिटर्न कर रहे हैं, उन दोनों की टाइप सेम होनी लाजमी है। अब यहाँ पर अरे की जो टाइप थी वो थी मेरे पास पॉइंटर इंटीजर का, और रिटर्न टाइप भी पॉइंटर थी, तो ये चीज इसने मुझे एरर नहीं दिया और ये सिंपल चलेगी। चले अब आ जाता है नेक्स्ट पे। अब सिंपल है, अगर तो अरे क्या अरे हमारे पास एम्प्टी होगी तो वो सिंपल अरे क्रिएट करेगा। लेकिन लेकिन अगर तो उसने फर्स्ट टाइम अरे क्रिएट कर लिया और नेक्स्ट टाइम उसने दोबारा वन वन एंटर किया मेरे मेन्यू में, तो क्या उसे दोबारा अरे क्रिएट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? ये मेमोरी लीकेज और डैंगलिंग का आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसकी वजह से अगर तो मैं ये चेक नहीं लगाता, फर्स्ट टाइम वो क्रिएट करेगा, फॉर एग्जांपल 5 साइज की उसने अरे का आज ही मैंने बनानी है, उसने वो 5 साइज की अरे डिक्लेयर करके पॉइंटर में सेव करवा दी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो उसमें वो जो मेमोरी होगी ना 5 साइज की जो पहले हमने बनाई थी, प्रोग्राम अभी चल रहा है, अभी वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ, तो वो मेमोरी वही बनी रहेगी। उसके अलावा एक और मेमोरी ब्लॉक बना देगा वो, जो नए साइज वो दोबारा यूजर बताएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक यानी कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन आपको ऐसी भी आएंगी प्रोजेक्ट बेस में, जो आपको नेक्स्ट वीक के लास्ट में ना एलोकेट कर दिए जाएंगे। उसमें आपको कुछ मसले ऐसे आएंगे, आपको एक नई तरह का एरर आएगा कि आपके जो स्टैक की मेमोरी है वो फुल हो गई है। वो इसी वजह से होती है कि हम ये मेमोरी लीकेज और डैंगलिंग पॉइंटर्स को हैंडल नहीं करते। वो मेमोरी इकट्ठी होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा ब्लॉक मेमोरी से फुल हो जाता है। अरे की क्रिएशन में किसी को कोई मसला? अरे ये आपको हुआ क्लियर, ये फंक्शन में पॉइंटर कैसे पास करते हैं और रिटर्न कैसे करवाते हैं? जी सर। चलें फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मेरे पास केस 2 था इंसर्शन, ये आपने किए हुए हैं, ये केस 2, 3 और 4 ये सिंपल इंसर्शन है। फर्स्ट है इंसर्ट एट फ्रंट, सेकंड है इंसर्ट एट एंड। मैं सिंपल 3 फंक्शन यहाँ पे कॉल करता हूँ और वो मेरा सारा काम कर देता है। मैं इसको एक फंक्शन के अंदर भी कर सकता हूँ। मैं एक अलग से फंक्शन बनाता हूँ जो कि सिंपल सिर्फ मेरे केस 3 के लिए होगा, उसके अंदर मैं ये तीनों कॉल कर देता हूँ फंक्शन। तो वो चीज भी यानी कि काफी आपके कोड को ना छोटा कर देती है। यहाँ पर सिंपल यूजर से एक इनपुट ली, इनपुट के अंदर बाय रेफरेंस आ रहा है मेरे पास, इनपुट का फंक्शन भी दिखा देता हूँ। सिंपल वो एक नंबर पूछता है, एलिमेंट के अंदर सीन करता है और एलिमेंट मेरा बाय रेफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्ट एट एंड वो सिंपल अरे लेगा मेरे से, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े हुए हैं वो लेगा और इनपुट लेगा। ये आपने अभी फंक्शन लास्ट लेक्चर में किया था। आज आपने डिलीशन किया वो भी है इसके अंदर, साथ में ये सिंपल एक प्रिंट करता, सॉरी। चलें केस 4 भी हो गया, वो इंसर्ट एट सर्टेन पोजीशन पे है, पोजीशन देते हैं आप उसको, उस पोजीशन पे जाके अरे के अंदर इंसर्शन करवा देता है।
और सिंपल उसको प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट आते हैं सर्चिंग पे। सर्चिंग में भी सेम, पहले वो चेक करेगा। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी है। मैंने एक एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं एक array में, मेरे पास 10 सर्च की array है। अगर तो array के अंदर कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ तो मुझे सर्च के फंक्शन में जाना चाहिए। नो सर, अगर उसमें एलिमेंट ही नहीं तो वो सर्च कैसे करेगा? बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए मैंने इस एम्प्टी का फंक्शन पहले कॉल किया है। अगर तो एम्प्टी नहीं है, मतलब पूरी array खाली पड़ी हुई है, तब वो इसके अंदर नहीं जाएगा। वो सिंपली एल्स में आके कहेगा कि आपकी array या तो क्रिएट ही नहीं हुई, या फिर आप पहले अपनी array जाके क्रिएट करें। नेक्स्ट, मिनिमम और मैक्सिमम निकालने में भी यही सिंपल चेक इज एम्प्टी का। अच्छा, ये एक और चीज, ये जो इज एम्प्टी वाला काम है ना, ये आप सर्च के अंदर भी जाके कर सकते हैं। मतलब जाते साथ ही आप ये चेक लगा दें कि अरे एम्प्टी है, इसका कोई यहाँ पर बर्डन नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ हमने सर्च कॉल करना है, वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेगा सर्च ऐप। इसको कर भी देते हैं। मैं ये फंक्शन उधर ले जाता हूँ। इसके साइज ठीक है, अभी अभी के लिए इधर ही ठीक है। जैसे वो भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको सर्च के अंदर ना एक एट्रीब्यूट भेजना पड़ेगा जो कि एक्चुअल साइज का होगा, जो ये इज एम्प्टी में जा रहा, वो उसे चेक करेगा। नेक्स्ट केस में मिनिमम मैक्सिमम निकालना था, वो आपको पता है। सेवंथ के अंदर डिलीट मैंने किया फ्रंट पे, वो आपने भी किया। ये वही कोड है, 8 7 8 और 9। टेंथ में मैंने क्या किया, टेंथ में मैंने ना करना था, एग्जिट करना था प्रोग्राम से, क्योंकि उसने कहा था कि टेंथ के ऊपर प्रोग्राम एग्जिट होना चाहिए। अब मेरा जो फंक्शन है ना ये मेन्यू का, ये है वॉइड टाइप का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, वॉइड टाइप का, इसका मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने भी कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर आप सिंपल रिटर्न के आगे इस तरह सेमीकोलन लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आप वॉइड रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न टाइप भी वॉइड थी, और यहाँ से रिटर्न भी वॉइड हो रहा था, तो दोनों मैच हुए। तो उसने मुझे एरर नहीं दिया और उसने चलाया। अगर तो यूजर 1 से 10 के 1 से 10 जो रेंज है हमारी मेन्यू की, उससे आगे या पीछे होने की कोशिश करता है, तो मैंने एक डिफॉल्ट वाला भी लगा दिया। तो वो क्या करेगा, सिंपल कहेगा आपकी चॉइस इनवैलिड है, और सिंपल इस लूप को कंटिन्यू कर देगा। मेन्यू के अंदर किसी को कोई मसला या कोई चीज समझ ना आई हो, सिर्फ मेन्यू में। एनीवन? चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। अब इसको करते हैं डीबग हम, लाइन बाय लाइन हम चला के चेक करेंगे पूरे कोड को। लेट मी जस्ट इधर, ये हमारा है पॉइंट जो बता रहा है कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूशन में है अभी। लोगों में गए, अब मैं साथ साथ कंसोल भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, कंसोल के अंदर क्या है मेरे पास, जो लोगो था ना, लोगो के अंदर ये दो लाइनें थी जो कि प्रिंट होनी थी। लोगो से जैसे ही वो बाहर आया ये मेन्यू के ऊपर, तो लोगो वाले जितने भी अंदर एग्जीक्यूशन थी वो होकर स्क्रीन पर शो हो गई हमें। अब उसने कर रहा है मेन्यू के अंदर जाना। ये अभी एग्जीक्यूशन के अंदर है, ये अभी पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हुई मेन्यू। तो अब मेन्यू के अंदर चलते हैं। मेन्यू के अंदर क्या है, मेरे पास एक अरे डिक्लेयर हुई है। आप नीचे देखेंगे ब्लॉक अरे का, उसके अंदर आप देखेंगे आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और 0xCCC ये एड्रेस है अरे का, जहां पर ये बनी है। और आगे जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी कुछ भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, ये किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा। आप देखें, नल किया मैंने, तो वो अरे का जो एड्रेस था वो 0x0000 पे चला गया, और वो नल को पॉइंट करने लग पड़ा। मतलब एड्रेसेस में जो सबसे पहला एड्रेस होता है 0x000, उसको पॉइंट करने लगा। नेक्स्ट मेरे पास साइज है, उसने एक साइज डिक्लेयर किया, नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्लेयर की, इनपुट है इनपुट डिक्लेयर किया। अब देखें चॉइस, देखें चॉइस के अंदर ना गार्बेज पड़ा हुआ, अभी गार्बेज वैल्यू है, लेकिन लाइन उसके ऊपर है कि वो अभी एग्जीक्यूशन के अंदर है, चॉइस को जीरो करना है अभी उसने। जैसे ही वो इससे बाहर निकलेगा वो चॉइस को भी जीरो कर चुका होगा।
नेक्स्ट आते हैं, इधर मैं आपको साथ शो भी कर देता हूँ इसको, अगर ये स्टिक हो जाए साथ, ये साथ साथ आप कंसोल देखते जाइए। जिस तरह लाइन एग्जीक्यूट हो रही है वो उस तरह कंसोल के ऊपर प्रिंट करता जा रहा है। ये मेरे मेन्यूज प्रिंट हो गए। आप उसने लेना है सीन, यानी कि चॉइस मेरे से इनपुट लेनी है। एग्जीक्यूशन में आया, अब वो कंसोल के ऊपर आ गया। वो कहता है कि कोई नंबर एंटर कर दें, मैं करता हूँ 1, मैंने अरे अभी क्रिएट करनी है। अब वो चॉइस के अंदर गया, स्विच स्टेटमेंट उसने यूज की, चॉइस में मेरे पास 1 पड़ा हुआ था। अब केस 1 ट्रू, अब केस के अंदर आया। अब उसने इस एम्पटी को चेक करना। अब ये देखें, इस एम्पटी ने यानी कि रन करने के बाद वैल्यू जो मेरी रिटर्न की वो थी ट्रू। यहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू थी, तो ये इसके अंदर आ गया। अब चलते हैं अरे की क्रिएशन कैसे हो रही है। मेरे से उसने एक साइज पूछा, कंसोल के ऊपर देखिएगा, मैं लिखता हूँ साइज 5 साइज क्या बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैंने F10 की। अब आप ये ब्लॉक जो है ना नीचे अरे का, आपने इसको देखना इसमें क्या चेंजिंग आती है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, ये देखें, इस अरे के अंदर 5 ब्लॉक जो है ना वो इनिशियलाइज हो गए हैं, और इनिशियलाइज हो गए हैं गार्बेज से। न्यू ये बने हीप के अंदर, और आप देखेंगे यहाँ पर ये एड्रेसेस हैं। लेकिन अगर आप सिंपल स्टैटिकली वेरिएबल बनाते हैं ना, तो उसके यहाँ पर आपको नाम नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हीप है ना वो सिर्फ डेली एड्रेसिंग में करता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ब्लॉक का एड्रेस दिया जाएगा, उसके लिए उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगता, वो सिर्फ स्टैटिक में लगता। इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी इसने रिटर्न किया अरे का जो सबसे पहला इंडेक्स होगा ना उसका एड्रेस ये रिटर्न कर देगा जो उसने अरे बनाई है अभी। और वो मैंने अरे के अंदर जो पॉइंटर था मेरा उसमें मैंने सेव करा लिया। एल्स में नहीं जाएगा, ये सिंपल ब्रेक हो जाएगा। वाइल कंडीशन में गया वो, उसे ट्रू मिला, उसने दोबारा काम शुरू कर दिया। तो ये सिंपल इस तरह चलता है। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता लगे लाइन बाय लाइन ये किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसको एक दफा रन भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मेन्यू है, मैं एक रे क्रिएट करता हूँ 5 साइज की। अब मैंने फ्रंट पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो वो मेरे से नंबर पूछता है, मैं कहता हूँ ये 45 कर दो। अब देखें ऊपर, यहाँ पर अरे के अंदर मेरे पास 45 इंसर्ट हो गया। ठीक हो गया। अब मैं एक दो नंबर और इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास 3 नंबर आ गए रे के अंदर। अब मैं डिलीशन ट्राई करता हूँ। डिलीट मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ एक एंड से सिर्फ ना 2 मेरे पास बचे। तो मैं एक एंड से खत्म कर दूंगा एलिमेंट, और एक फ्रंट से खत्म कर दूंगा। तो उसके लिए मेरे पास 7 करूंगा, ये फ्रंट वाला खत्म हो गया। फिर मैं 8 करूंगा, वो मेरा एंड वाला खत्म हो गया, मेरे पास 2 बच गया। और पोजीशन वाला भी आप कर सकते हैं, सर्टेन पोजीशन पे क्या है मेरे पास। पहले मैं एक दो नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास नंबर है, मैं सर्टेन पोजीशन को कॉल करता हूँ 1 पे। 1 इंडेक्स को, जो 1 इंडेक्स में मेरे पास 2 था। मैं ऊपर अगर आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये 1 इंडेक्स में मेरे पास 2 था, उसने उसे रिमूव कर दिया। और जैसे ही मैं 10 एंटर करूंगा मेरा प्रोग्राम एग्जिट कर देगा। किसी को कोई मसला है सोल्यूशन के अंदर, या कोई क्वेश्चन जो कोई बात कोई चीज को समझ ना आई हो। एनीवन, कोई मसला नहीं तो फिर कंटिन्यू करें। ये सोल्यूशन भी आपको 5 बजे तक अपलोडेड मिल जाएगा आपके क्लासरूम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन पे, जो कि है हमारा क्विज़। ये रहे हमारे ग्रैंड क्विज। इसके अंदर मैंने मतलब रिस्पॉन्सेज चेक किए हैं, तो काफी मिस्टेक्स हैं, मतलब काफी ज्यादा। हमें हाईएस्ट एक ही बच्चा है 9, उसके बाद 6 वाले बहुत बच्चे हैं। ये ग्रेडेड क्विज जो है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें सिंपल ना ज्यादातर ड्राई रन वाले क्वेश्चंस हैं,
वो इस तरह ही है। एक ना टेक्निक यूज कीजिएगा आप कि जब भी कोई इस तरह का कोई पेपर या एग्जाम हो जिसमें ड्राई रन आपने करना हो, तो एक पेपर पेंसिल लाजमी साथ रखिएगा। जो जो वेरिएबल आते जा रहे हैं ना, उन उनकी वैल्यूज आप सेव करवाते जाए साथ साथ। एंड में ये होगा कि फिर ना खिचड़ी बन जाती है अगर आप वो पेपर पे काम नहीं करते तो। क्योंकि फंक्शन इतने ज्यादा कॉल होंगे अंदर कि वो आपको जो पुरानी वैल्यू होगी वो भूल जाएगी। आप कोई इंसान का दिमाग है, कोई रोबोट तो है नहीं कि वो इतनी बड़ी मेमोरी को याद रखे। चलें शुरू करते हैं। एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में गेट एज कॉल हो रहा है। उसके अंदर मैं एक 2000 भेजता हूँ और एक 2020 भेजता हूँ। ये मेरा मेरा गेट एज का फंक्शन। बर्थ ईयर जो मेरा है वो है 2000 और करंट ईयर जो है वो है 2020। अब रिड्यूस ईयर्स है मेरे पास एक फंक्शन, मैं उसको कॉल करता हूँ। करंट ईयर उसमें भेज रहा हूँ मैं एज अ एज, और बर्थ ईयर में भेज रहा हूँ उसमें एज अ आर। मैं आपको एक नोट पैड पे लिख के भी साथ में बताता देता हूँ ताकि आपको किस तरह करना है वो भी क्लियर हो जाए। Notepad, ये मेरे पास हो जाएगा साथ। अच्छा तो मेरे पास एक है करंट ईयर है, और मेरे पास एक है बर्थ ईयर। करंट ईयर में मेरे पास है 2020, और बर्थ ईयर में मेरे पास है 2000। नेक्स्ट फंक्शन कॉल हुआ रिड्यूस ईयर का। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रिड्यूस ईयर। ये मेरा फंक्शन। रिड्यूस ईयर में मेरे पास बर्थ ईयर है। हाँ सॉरी, वो तो हमने कर दिया है, ठीक है। ये चीज नीचे आ गई, ये आ गया। ये मेरे पास दोनों में वैल्यूज आ गई। करंट ईयर में 2020 है और बर्थ ईयर में 2000 है। नेक्स्ट फंक्शन कॉल हुआ उसका क्या उसका नाम है, फंक्शन के अंदर गए रिड्यूस ईयर के। रिड्यूस ईयर में जो एज है वो हमारे पास बाय रेफरेंस है। एज मतलब बर्थ ईयर, मतलब बर्थ ईयर जो है ना हमारे पास वो चेंज होगी बैक एंड पे भी। ये हमने साथ लिख लिया। अब चेक करते हैं, कहता है जी अगर एज 0 से ग्रेटर है, एज मेरी क्या है 2000, क्या 2000, सॉरी 2020, 2020 है मेरी एज में। हाँ जी, एज के अंदर बर्थ ईयर है वो 2000 है। क्या 2000 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है, वो इसमें जाएगा। उसने एज में एक माइनस माइनस किया, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1999। और आर जो कि मेरे पास ये वाला ईयर था, ये उसने 12 किया। लेकिन अगर हम देखें तो आर बाय रेफरेंस नहीं है, और आर को उसने चेंज किया। इसका मतलब है कि आर बैकएंड से भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फंक्शन खत्म हुआ, वापस आया, उसने क्या किया, रिटर्न करो करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर। यहाँ पर चेंज नहीं हुआ होगा, यहाँ पे टू 2000। अब उसने क्या कह दी, 2000 माइनस 1999, तो ये मेरे पास आंसर आता है 19, नहीं सॉरी, ये 2020 माइनस 1999, तो मेरे पास आंसर आता है 19, और आंसर भी है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A static array is always allocated in। स्टैटिक अरे कौन से सेगमेंट के अंदर जाके बनती है, मतलब कंपाइल टाइम पे बनती है, स्टैक पे बनती है, हीप में बनती है, किसके अंदर बनती है? तो स्टैटिक्स जो है ना, स्टैटिक से ही नाम जाहिर है कि स्टैक के अंदर तो बनेगी बनेगी। और एक और बात है कि वो कंपाइल टाइम पे भी बनेगी, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्योंकि हीप मेमोरी है वो सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पे बनती है मेमोरी। क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता होता कि इसकी मेमोरी कितनी होगी, वो रन टाइम पे एलोकेट होगी तो उससे पता लगेगा। नेक्स्ट आते हैं कोड का आउटपुट बताना है। ए में 12 पड़ा हुआ है, बी के अंदर हमारे पास है 2, और हमने फंक्शन कॉल किया है सम रेफरेंस। सम रेफरेंस को सीखते हैं यहाँ पर, तो ये नोट मैं लिख लेता हूँ। सम रेफ के अंदर मेरे पास एक एज आ रहा है जो कि है 12,
और एक मेरे पास और फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि है सम रेफ का। अब सम रेफ के अंदर एक बी जा रहा है मेरे पास जो कि है 2, और एक कॉल हो रहा है सम रेफ का फंक्शन, और उस वो जो फंक्शन है वो मेरे पास है ए और बी जो कि है 12 और 2। अब ये क्या करेगा, हमने इसको इसके सामने के अंदर देखा सिंपल वो प्लस करता है दोनों को और रिटर्न कर देता है। तो 12, ये जो फंक्शन है हमें रिटर्न करेगा 14। 14 ऊपर गया, अब ये जो सारी चीज है ये रिप्लेस हो गई हमारे पास 14 से, प्लस हुआ 14 प्लस 2 16, और 16 यहाँ पर हुआ, ये प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 28। तो इस तरह ये कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। एक्स भी उसी तरह का है लेकिन उसमें कुछ फंक्शन और डाल दें। अगर आप इस तरह ना करेंगे, किसी चीज पर लिख के नहीं करेंगे, तो तब तक आपको ना तो समझ आएगी और ना ही वो कभी सही होगा, तो फिर तो केवल काम बन जाता है। तो आप इसको भी कर लेते हैं सामने। मेरे पास ए और बी है 12 और 2, और मेरे पास ये है सम सम रेफ के अंदर मेरे पास एक तो ए जा रहा है जो कि है 12, और मेरे पास एक सम रेफ जा रहा है 12 था मेरे पास, और एक सम रेफ का फंक्शन कॉल है और ये गया, ये रहा यहाँ पर। सम रेफ के अंदर अब एक मेरे पास बी जा रहा है जो कि है 2, और एक मेरे पास फंक्शन कॉल हो रहा है फन का। अच्छा, फंक्शन का एफ यू एन वाला देखिए फंक्शन ये करता है, वो सिंपल ए और बी को प्लस करता है और ए में स्टोर कर देता है और बी को ए दे देता है। अब ये जो फंक्शन है ये बाय रेफरेंस जा रहा है ए और बी, ये अगर आप देखें ये तो इसका मतलब है कि वो पीछे भी चेंज करेगा। अब इस फंक्शन का सिर्फ हमने देखना है कि ये ए और बी में क्या चेंज करेगा। ए में हमारे पास आएगा ए प्लस बी जो कि है 14, और बी में भी कर देगा 14। अब पीछे गए, पीछे अब सम रेफ के अंदर जो वैल्यू गई थी वो तो वही रहेगी, लेकिन कॉल से पहले, सॉरी, कॉल से पहले वाली वैल्यू वही रहेगी, कॉलिंग के बाद जो वैल्यू होगी वो चेंज अपडेटेड होगी हमारे पास, तो ये 2 ही रहेगी। तो उसने रिटर्न किया हमने 14, ये आई 14, 14 प्लस 2, ये आया हमारे पास सम रेफ करेगा, सम रेफ ये सिंपल इसको ए, सॉरी यहाँ पर भी 14 14 आप देखो, ए प्लस 14 प्लस 14, देखो ये सम रेफ करेगा। अब इसको सम करते हैं 14 14 और 2, तो ये अब पीछे एक और भी ऐड हो रहा है 12 इसके, ये देखे ना आप ये ए वाला प्लस, तो ये एक और 12 ऐड हो रहा है, तो ये बनता है 42 हमारे पास, और हमारा आंसर भी है 342 ही है जी 42। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आउटपुट में इसमें स्वैपिंग का काम था, लेकिन फंक्शन के नाम में तो स्वैप था लेकिन इनका काम वो स्वैपिंग वाला नहीं कर रहा था, वो मेरे पास एक ए और बी है, ए और बी में ए में 12 पड़ा हुआ, ए में मेरे पास 12 पड़ा हुआ है और 2 पड़ा हुआ है। अब फंक्शन कॉल हुआ, अब नेक्स्ट अब हाँ बस ये भी पास हो रहा है, ए और बी ठीक है, ये मेरे पास एक्स और वाई भी है, और ए और बी भी है, ए भी मेरे पास 12 2 है, और एक्स वाई मेरे पास 122 और 5। नेक्स्ट है वो स्वैप कर रहा है ए को और एक्स को। अब ए और एक्स स्वैप हो रहा है, तो टर्म के अंदर ए आया, ए को बी एलोकेट हुआ, बी को ठीक हो गया, तो ये स्वैपिंग हो गई। तो मतलब कि अब अपडेटेड क्या होगा, ए में हमारे पास आएगा एक्स की वैल्यू जो कि है 122, और एक्स के अंदर हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू। अगेन स्वैप हुआ तो वाई और बी के, वाई में हमारे पास पड़ी हुई थी वैल्यू 5, अब बी को मिल जाएगी 5, और वाई को मिल जाएगी हमारे पास 2, बी की वैल्यू 2 थी। ये पहली दो लाइनें रन करने के बाद
ये आंसर है। अब उसने कहा जी ए और बी को भी स्वैप कर दो, ए और बी को भी कर देते हैं। ए हमारे पास आ जाएगा सॉरी 5 और बी हमारे पास आ जाएगा 123। अब ये हमारे पास ए के अंदर 5 पड़ा हुआ, बी में 122 है, एक्स के अंदर 12 है और वाई में 2 है। अच्छा अब वो कहता है रिटर्न कर दो ए प्लस बी को, तो 122 प्लस 5 ये हमारे पास आ जाएगा 127 जो कि हमारा आंसर भी है। यहाँ कितनी आसानी से ये हो रहा है, अगर आप इसमें पेपर के ऊपर यहाँ कोई साइड पे लिख के करना। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन, वो सिंपल ए बी में वही 12 को 2 पढ़ेंगे, तो मैं आपको वही लिखा रह देता हूँ 12 को 2। फंक्शन कॉल हुआ फंक्शन ए फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन वन के इधर ए और बी पास हो रहा है, तो ऐसे ही है सिंपली वही स्वैपिंग वाला ही काम हो रहा है, लेकिन स्वैपिंग में काम हो रही है उसको दोबारा करना पड़ेगा। एक्स है मेरे पास है, एक्स के अंदर मेरे पास है 122 और वाई में मेरे पास है 5। अब ए और एक्स को स्वैप किया तो एक्स की वैल्यू अब होगी 12 और मेरे पास वाई की वैल्यू हो गई, एक्स को मैंने स्वैप किया है ए से, वाई की 5 ही रहेगी और इधर एक ए की कोई बना लेते हैं, इससे पहले थी 12 और 2 और ए में मैंने क्योंकि स्वैप किया तो 122 इधर आएगा और 2 ये सेम रहेगा। नेक्स्ट मैंने वाई और बी को स्वैप किया, ये सेम रहेगा, वाई में बी आना है 2 122 और 5 सेम है। तो ये हमारे पास लास्ट में जो दोनों स्वैप के मल्टीपल होने के बाद आंसर है वो ये है। नेक्स्ट रिटर्न करना है इन सब का सम, सिंपल इन सब का सम ये हो गया 122 और 2 124 129 और ये हमारे पास 142 आंसर में आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट भी ड्राई रन का, ये आपको बहुत देखने को मिलेंगे यूनिवर्सिटीज में, आमतौर पे ड्राई रन के बहुत क्वेश्चन दिए हैं और इससे आसान भी होते हैं और इससे ज़्यादा मुश्किल भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखें तो वहाँ पर आपको कोई मसला मसाया। नेक्स्ट कॉल करते हैं कि फंक्शन है हमारे पास f1 का जो कि 34 और 6 सॉरी 34 और 6 34 और 6 लेगा मेरे को इनपुट में f1, तो वो क्या करेगा दोनों को प्लस करेगा विच इज 40 और -3 करके रिटर्न कर देगा। -3 40 -3 इज इक्वल टू 40, इट इज 40 और 40 37 हमारे पास ए के तरह है, तो ए में लिख देते हैं हम 37। नेक्स्ट हमारे पास एक ई है, वो है ए की बेस के ऊपर, तो ए कैलकुलेट हुआ 37 प्लस 5 हमारे पास 42 हो गया। नेक्स्ट f2 फंक्शन 2 है जो हमारा वो कॉल हुआ, फंक्शन 2 में सबसे पहले तो आप देखेंगे ये दोनों बाय रेफरेंस हैं ए और बी, इसका मतलब है ये बैकएंड पे जाके चेंज होगा, तो आएगी ए ग्रेटर देन 0 है, ए में हमारे पास 37 पड़ा हुआ था, बिल्कुल अंदर गया उसने ए को बी दे दिया, मतलब ये 42 अब हमारे पास ए के अंदर आ जाएगा और ये भी 42 ही रहेगा और सिंपली एफ के अंदर हो जाएगा, नहीं तो सिंपल रिटर्न होगा। ए बी का आंसर जो हमारे पास 42 और 42 है, एक्स भी हमारे पास आउटपुट है, इसके अंदर भी, इसके अंदर ए और बी f1 कॉल हुआ, f1 के अंदर क्या करना है a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, तो एक कैलकुलेटर के साथ खोल लेते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन है कैलकुलेटर आ गया हमारे पास। तो ए में हमारे पास क्या आएगा 3 और 6 मैंने f1 में भेजा, वो ए वाले का
ए को बी से मल्टीप्लाई करता, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आता है मेरे पास 54। तो ये हमारे पास आ गया 54 ए के अंदर, और बी के अंदर वही a+5, तो ये आ गया 59। देन सिंपल प्रिंट करना रहा, तो ए इसका आंसर था, ये रहा 54 और 59। इस ग्रेडेड क्विज के अंदर अभी आपको सॉल्यूशन बता दिया, कोई मसला अभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज में? एनीवन? कोई मसला नहीं है, कंटिन्यू करें आगे? चलें फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारी लेक्चर 3 की असेसमेंट, जो हमने लास्ट टाइम की थी। उसके अंदर आता है सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर द सेगमेंट्स यूज फॉर स्टोरिंग मेमोरी ऑफ वेरिएबल्स एट ए। तो पूछा कुछ नहीं हुआ है, इसका आसान मैं बताता हूँ कि जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं वो बेशक डायनामिक हो या स्टैटिक हो, उन सब की मेमोरी कहाँ 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 पर स्टोर हो सकती है। तो दो ही हमारे पास होते हैं, या तो स्टैक मेमोरी होती है या हीप मेमोरी होती है। पॉइंटर उन इन मेमोरीज का एड्रेस स्टोर करते हैं, तो पॉइंटर्स तो नहीं हो सकते। तो मतलब अब बोथ है, स्टैक भी हो सकती है और हीप भी हो सकती है। नेक्स्ट, जो स्टैक है वो कौन सा एल्गोरिथम यूज कर, वो बताना। तो स्टैक जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब FILO, फर्स्ट इन लास्ट आउट, इस तरह। तो इसका हमारा आंसर था FILO, ओ सॉरी, फर्स्ट इन लास्ट इन। ये एक मार्क गलत हुआ है, मिस्टेक है। इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर नन ऑफ दीज है। जिसने भी ये नन ऑफ दीज लगाया हुआ है, या फिर ये क्या उसका नाम है, नन ऑफ दीज लगाया हुआ, उसको मैं एक एक नंबर दे दूंगा। ये असल में टाइपिंग टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पर असल में वो लगाना था, उससे आपको एक नंबर मिल जाएगा। To allocate dynamic memory of integer variable, we use keyword। डायनामिक मेमोरी एलोकेट करनी है हमने एक वेरिएबल को, तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, वो है न्यू का। और डाटा टाइप क्योंकि इंटीजर थी, तो न्यू एंड साथ हम लगा देंगे। नेक्स्ट आते हैं, मेमोरी ब्लॉक ऑफ हीप इज लेबल्ड विद। अभी आपको मैंने बताया उस दिन, आपको लास्ट क्लास में राफी ने बताया था कि जो हीप के अंदर मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं उसका कोई लेबल नहीं होता, उसको बेसिकली एक एड्रेस होता है, वो बताता है कि ये वाला मेमोरी ब्लॉक है। और उसको हम एक्सेस करने के लिए पॉइंटर्स यूज करते हैं। पॉइंटर्स का यूज यही है कि वो हीप मेमोरी क्रिएट करके उसको हम यानी कि एक तरह का लेबल उससे एक्सेस करें। ये पॉइंटर जो है ना अपनी मेमोरी बनाता है स्टैक के अंदर, लेकिन उस मेमोरी में जो एड्रेस पड़ा होता है वो पड़ा होता है हीप मेमोरी के ब्लॉक पर। तो इसका आंसर है हमारे पास सिंपल एक एड्रेस। To pass an array of integer by reference in a function, we use it। मैं क्या है कि फंक्शन के अंदर ना एक पॉइंटर इंटीजर अरे की ना पॉइंटर पड़ा है मेरे पास, मैंने उसको पास करना है। मैं वो कैसे पास करूंगा, बाय रेफरेंस करना है मैंने एक अरे को पास। तो अरे का नेम लिखूंगा, नेम तो जाएगा, लेकिन मैं को चेंज ही करूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट के ऊपर वो चीज़ चेंज नहीं होगी। मैं अगर अरे को रेफरेंस करूँ, मतलब अरे का नाम लिख के साथ बाय रेफरेंस को साइन लगा दूँ, वो भी चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक वेरिएबल पे काम करती है और वो आप पूरी अरे भेज रहे हैं। इसका आंसर है पॉइंटर। पॉइंटर क्योंकि आप एक फंक्शन के अंदर ना पॉइंटर का अगर पहले इंडेक्स आपको एड्रेस मिल जाता है, तो आप उसके आगे जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं उन सब को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको बताया था +4 के इंक्रीमेंट से तो चलता है, +4 करते हैं तो इस तरह इसमें आपको मिल जाता है, लेकिन हीप के अंदर ये कंसेप्टिव पड़े होते हैं। नेक्स्ट, टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, जैसे वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वही वाला, लेकिन इसके अंदर वर्डिंग चेंज कर दिया। रन टाइम पे मैंने क्रिएट करनी है मेमोरी, तो वो किसके अंदर एलोकेट होगी, तो वो सिंपली हीप के अंदर। हीप इज आंसर। नेक्स्ट है हमारा ड्रायर का क्वेश्चन। ड्रायर में क्या है, मैंने एक इंटीजर बनाया पॉइंटर, उसको मैंने एक वेरिएबल जो मैंने हीप में क्रिएट किया, तो अब मैंने जब स्टैटिक पीटीआर किया ना,
तो अब उससे क्या उसका नाम है, न्यू इंटीजर के आगे जो छोटी ब्रैकेट्स है ना, ये अरे के अंदर भी आपने देखा था, अगर आप खाली इक्वल टू ब्रैकेट्स लगा दो ना करली ब्रेसेस, तो वो सारी अरे को जीरो से इनिशियलाइज कर देता है। इसी तरह इसमें भी अगर तो यहाँ पर कोई नंबर होता तो वो मेमोरी क्रिएट करके उसके अंदर ये वाली वैल्यू रखवा देता। क्योंकि ये एम्प्टी है तो उसने वहां पर जीरो रखवाएगा, वो ये इसका जवाब था। नेक्स्ट, मेरे पास एक पॉइंटर है जिसको मैंने 12 एलोकेट किया है, हीप में बना हुआ है ये। फिर मैं स्वैप फंक्शन है एक मेरा, उसको कॉल करता हूँ, उसमें ये नई पॉइंटर भेज देता हूँ। अब मैं एक टेम्प टेम्प का पॉइंटर बनाता हूँ, उसके अंदर मैं पीटीआर स्टैरिक लिखा है मैंने यहाँ पे। ऐसा क्यों लिखा है, अगर मैं यहाँ पर खाली पीटीआर लिखता ना, तो पीटीआर के अंदर पड़ा हुआ जो एड्रेस था ना, वो इसके अंदर आना था। पॉइंटर लगाने से क्या हुआ है, ये डी रेफर हो गया, मतलब कि इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है ना, वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा, उसका उसके अंदर का डाटा यहाँ पर रिप्लेस होगा स्टैरिक पीटीआर की जगह। तो स्टैरिक पीटीआर के अंदर मेरे पास 12 था, तो यहाँ पर 12 आएगा। अब टेम्प के अंदर भी 12 पड़ा हुआ है। अब सी आउट स्टैरिक टेम्प। अब स्टैरिक टेम्प का मतलब है कि टेम्प के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को सी आउट करना है। वो वैल्यू 12 है, तो इसका आंसर भी 12 ही है। और एक और बात, टेम्प का वेरिएबल इस स्कोप के अंदर क्रिएट हुआ है, तो आपका ये फर्ज बनता है एज अ प्रोग्रामर कि आपने इसको डिलीट भी करना है और इसको नल भी करना है। डिलीट करने पे बात खत्म नहीं होती है, अगर आप सिंपल को डिलीट करते हैं ना, तो वो अंदर जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं उनको एम्प्टी फ्री कर देता है, लेकिन वो पॉइंटर अभी भी इसको पॉइंट कर रहा होता है। और ये अब अभी तो नहीं आपको यानी कि इतना अंदाजा होगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है डिलीट की, लेकिन अगर कभी यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हैं कहीं नासा वगैरह में, या कोई ऐसी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं जिसके पास जिसमें आपने पासवर्ड और यूजर नेम सेव रखे हुए हैं किसी पॉइंटर पे, और अगर किसी यूजर ने डिलीट कर दिया अपना अकाउंट, और कोई हैकर जो है वो आपके इस पॉइंटर को यूज करता है उसको रिकवर कर ले, फिर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है आपके खिलाफ। तो इसलिए जरूरी है कि डिलीट करने के बाद एलपीटीआर लाजमी करना। हमारे जो फोन की मेमोरी होती है ना, वो भी इसी तरह काम करती है। वो फर्स्ट टाइम डिलीट कर देता है उसे, लेकिन वो उसको नल नहीं करता, वो उसको एज अ रिकवरी के लिए बचा के रखता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो उसको नल करता है, या जब तक कोई चीज उसको ओवरराइड नहीं करती तब तक उसको नल नहीं करता। तो ये इसका सोचना है। इस सोल्यूशन में किसी को कोई मसले मसाइल? एनीवन? ये हमारे सॉल्यूशंस है जो हमने डिस्कस किए हैं, और उसके अलावा होम टास्क का सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया अभी। इन सब चीजों में कोई चीज समझ में ना आ रही हो, या वैसे ही कोई आपको कोई चीज समझ ना आई हो किसी लेक्चर के अंदर, वो भी आप पूछ सकते हैं, भी टाइम है हमारे पास। एनीवन? फिर क्लोज करें लेक्चर अपना, या आपने कुछ पूछना है? लेक्चर क्लोज करने से पहले एक दो बातें आपको बता दूं। आपने जो क्लासरूम में मैं आपको फाइल देता हूँ ना, वो फाइल को ना आप एक दफा अच्छी तरह पढ़ा करें। एक वो सबमिशन मैंने देखी थी, मैंने फाइल के अंदर लिखा हुआ था कि आपने एक सिंगल सीपीपी के अंदर सारे टास्क करने हैं, मतलब फंक्शंस बनाने हैं हर एक टास्क के। लेकिन वो हर फंक्शन का लेकर आपने एक सीपीपी बनाई हुई थी, वो जिसने भी बनाई हुई थी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो प्लीज वो उसको ना फाइल को अच्छी तरह पढ़ा करें, उसको पढ़ना जरूरी है। और कोई मसला मसाइल है तो आप कह सकते हैं, वरना फिर लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे।